हमारे मोदी जी ऐसा लग ही नहीं रहा था किसी इंटरनेशनल इवेंट में गए थे, ऐसा लग रहा था अपने नानी चाचे के लड़कों से मिलने गए हो। और फिर डोनाल्ड ट्रंप का बाद में एक ट्वीट वायरल हुआ कि अरे ये चाइना है ना, ये रशिया और इंडिया को हमसे खींच के ले गया। खींच के ले गया, ये कहावे है खींच के ले गया, धक्का दिया तुमने। अब तुम्हें पता है मोदी जी को मेलोड्रामा का मौका देना मतलब रोहित शर्मा को शॉर्ट बॉल। अब उमर खालिद को ना बेल मिल रहा है ना उसका ट्रायल हो रहा है। मतलब वो फीलिंग नहीं होती जब छींक आती है पर नहीं आती। सिगरेट एंड टोबैको वुड बी चार्जेड 40%, बेसिकली कार सस्ती सुट्टा महंगा। अब क्या ही कर सकते हो, किसी महान हस्ती ने कहा है नाउ दिस इज द कानून ऑफ दिस कंट्री। ऐसे मल्टीपल अलग अलग फैक्टर्स हैं जो एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जो बर्बादी लाती है या प्रलय लाती है। तो जितना अंधाधुंध डेवलपमेंट हुआ था उतना ही अंधाधुंध डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है। जनाब पहले खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, अब डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। और हमारे यहाँ तो जो सेलिब्रिटी ले रहे हैं वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इट्स लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। कौन कर रहा है लोगों को पता है पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। नमस्कार, आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। इस हफ्ते कई जगह फ्लड बढ़ी, जीएसटी कम हुआ, पर पॉलिटिक्स सेम ही रही। लेट्स फोकस ऑन जीएसटी। अच्छा, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स अगर आपको नहीं पता तो पहले ये 4 कैटेगरी में रखा जाता था, 5%, 12%, 18%, 28%। पर हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने इसको घटा करके सिर्फ 2 कैटेगरी में कर दिया है। ज्यादातर गुड्स जो आप खरीदते हैं वो या तो 5% की कैटेगरी में होंगे या 18% की कैटेगरी में होंगे। कुछ प्रीमियम गुड्स हैं जो 40% की कैटेगरी में होंगे। अब यूजुअली 3 है पर आप इसको 4 समझो, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि कुछ दवाइयां, कुछ कैंसर या फिर डिजीजेस के कुछ ड्रग्स हो गए, या आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, इन्हें जीएसटी फ्री रखा गया है। फिर आपके कुछ डेली एसेंशियल्स जैसे कि दाल, चावल, तेल, इनको आप 5% की जीएसटी में समझो। फिर कुछ लाइफस्टाइल गुड्स हो गए, ज्यादातर प्रोडक्ट्स 18% की कैटेगरी में आएंगे। फिर आती है एक प्रीमियम कैटेगरी जैसे कि लग्जरी गाड़ियां या फिर जर्दी सुपाड़ी, दाने दाने में केसर का दम, ये है प्रीमियम प्रोडक्ट, 40% टैक्स। पर ज्यादातर जो हम चीजें खरीदते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक चीजें हो, चाहे वो गाड़ी वगैरह हो, उनको भी 28% से 18% की कैटेगरी में डाल दिया गया है। एंड सिन प्रोडक्ट्स लाइक सिगरेट एंड टोबैको वुड बी चार्जेड 40%, बेसिकली कार सस्ती सुट्टा महंगा। अब आपको याद होगा कई सारी राज्य सरकार थी जो कह रही थी भैया इससे हमें नुकसान होगा। एंड प्रोमिनेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट, जिन्होंने कहा है कि ये जीएसटी आपने कट तो कर दिया इसका, लेकिन ज्यादातर भुगतान स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, जिनका कहना है कि उनका सालाना रेवेन्यू करीब 15,000 करोड़ से कम हो जाएगा, जैसे एजुकेशन, हॉस्पिटल जैसी बेसिक सर्विसेज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। पर ऑल थिंग्स सेड एंड डन, अब क्या ही कर सकते हो, किसी महान हस्ती ने कहा है नाउ दिस इज द कानून ऑफ दिस कंट्री। अच्छा, इस हफ्ते शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एससीओ समिट पूरी हुई, वहां से फोटो वीडियो वायरल आई जहां हमारे मोदी जी ऐसा लग ही नहीं रहा था किसी इंटरनेशनल इवेंट में गए थे, ऐसा लग रहा था अपने नानी चाचे के लड़कों से मिलने गए हो। ये देखो, सब भाइयों का मीटअप हो गया, ट्रंप भी लाई सुर मेरा तुम्हारा तुम घंटा घंटा मेरा कुछ बिगाड़ोगे तुम लोग। चाइना एंड इंडिया प्लेस टू बी पार्टनर्स नॉट राइवल्स। कैसे हो गया? इन जालिमों ने मिलकर ये क्या हल कर दिया तुम्हारा? Guys, you got to believe me. He called me 4 times and I didn't pick one. अच्छा, मोदी जी फ्लेक्स कर रहे हैं। Okay. अब समिट में क्या हुआ भाई? इंडिया चाइना रिलेशंस पे बात, बॉर्डर पे डी-एस्केलेशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यू नो द ड्रिल। पर जो सबसे ज्यादा वायरल रहा वो था मोदी जी का मजाकिया अंदाज। सबसे ऐसे हाय हेलो करके मिल रहे हैं जैसे लीडर्स नहीं, इनके डीयू के क्लासमेट हो। भाई इस गाने पे मिक्स बना दिया इन लोगों ने। अलग ही घूम रहे हैं, चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ हाथ मिला रहे हैं, रशियन प्रेसिडेंट के साथ हाथ मिला रहे हैं, शहबाज शरीफ जला रहे हैं, बोल सकते हैं ये। और इंडियन मीडिया तुम्हें पता है कैसे प्रेजेंट करती है कि मोदी जी तो बाद, वो तो विश्व गुरु आए हैं। ये वाली इमेज देखो, इसके हमने कैप्शन पूछे लोगों से तो अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में लोगों ने कैप्शन बताए हैं, मेलोनी जी से बदतमीजी कोई नहीं करेगा। मेरे बर्थडे की चॉकलेट बांटने के लिए तुम में से कोई नहीं आएगा। मेरी माँ को गाली दी उन्होंने। इस ट्रम्प को समझा दो कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। हाँ, योगी जी बैठे अपने साथ नहीं। ना जोक्स अपार्ट, एक नैरेटिव ऐसा सामने निकल के आया कि पहले जहां इंडिया यूएसए के साथ रहता था और चाइना रशिया का अलग एक गुट चलता था, अब इंडिया, चाइना, रशिया, यूएसए के अगेंस्ट एक नया यूनाइटेड फ्रंट बन के सामने आएंगे। और टू बी मोर स्पेसिफिक, डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट। और फिर डोनाल्ड ट्रंप का बाद में एक ट्वीट वायरल हुआ कि अरे ये चाइना है ना, ये रशिया और इंडिया को हमसे खींच के ले गया। खींच के ले गया, ये कहावे है खींच के ले गया,
धक्का दिया तुमने। ये एक तो इतना ससुर टाइप आदमी है ना, पहले लोग खुद सामने से डांटता रहेगा, सामने से कोई कुछ बोल दे तो मुंह बना के बैठ जाएगा। बट स्टिल माय फेवरेट दो। बट एनीवे, सबके बावजूद ट्रम्प सरकार ने जो इंडिया की टैरिफ जो बढ़ाया है वो अभी भी कंटिन्यूड है। खासकर सर्विस सेक्टर पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है और अभी भी मार्केट उसकी वजह से बहुत स्ट्रेस में है। अब लाजमी है, जब टैरिफ ऊपर नीचे हो रहे हैं तो मार्केट भी ऊपर नीचे हो रहा है। कब ऊपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है समझ ही नहीं आ रहा। मार्केट है कि मूड स्विंग्स। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? कहते हैं डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। मतलब दोस्त को उधार देने के अलावा बाकी सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हो, लाइक एफडी, प्रॉपर्टी, गोल्ड, और अ गुड ऑप्शन इज क्रिप्टो। और क्रिप्टो में अगर ट्रेड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हो इंडियाज लार्जेस्ट क्रिप्टो प्लेटफॉर्म CoinSwitch। यहां आप क्रिप्टो, स्पॉट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस यानी कि 3-in-1 ट्रेडिंग कर सकते हो, वो भी रुपया INR में। और बता दो, CoinSwitch इंडिया का पहला और अभी तक इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये तीनों तरह की ट्रेडिंग आपको ऑफर करता है। अब काफी लोग होंगे बिटकॉइन, क्रिप्टो से थोड़ा डरते होंगे, उनको सेफ्टी लगती होगी म्यूचुअल फंड जैसे तरीके में, तो वो यहां भी कर सकते हो आप। CoinSwitch में आप अलग अलग क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन जो बहुत स्टेबल माना जाता है, इसमें आप SIP कर सकते हो, वो भी डेली, वीकली, मंथली, या अगर उतना भी नहीं करना, कम से स्टार्ट करना है तो 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। हाँ भाई, AI का मॉडर्न जमाना है, क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे डेटिंग ऐप से ज्यादा ऑप्शन। रुको जरा, सबर करो। आप CoinSwitch पर सिर्फ 100 रुपए से 300 से ज्यादा क्रिप्टो कॉइन्स में स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हो। फ्यूचर्स में 500 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और 100 गुना, यस 100 टाइम्स लेवरेज मिलता है आपको। और अगर आप थोड़े बोल्ड व्यक्ति हो, ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो, तो यहां पर आपको डेली, वीकली, मंथली एक्सपायरीज में आप ट्रेड कर सकते हो, वो भी ऑन इंडियाज लोएस्ट फीस। अब ऑप्शंस के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता, ये 100 टाइम्स लेवरेज क्या होता है। मतलब कि अगर आप 1000 रुपए से ट्रेडिंग करते हो तो आप 1 लाख तक का प्रॉफिट बना सकते हो। अब अगर आप अभी भी बोलो कि नहीं भैया, हमारा सोना, गोल्ड, प्रॉपर्टी, बेस्ट प्लाट ले लेंगे, ये क्रिप्टो कॉइन समझ में नहीं आ रहा, तो चिंता की बात नहीं है। CoinSwitch एक सेफ प्लेटफॉर्म है, ये ISO सर्टिफाइड भी है एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया। 2.5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं इनके। अब लोगों का डाउट भी लाजमी है, क्योंकि कई बार वो मार्केट में क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, कई सारे ऐसी जगह होती है जहां उनके पैसे डूब जाते हैं, बट नॉट हियर, क्योंकि CoinSwitch एक हेल्दी प्रूफ ऑफ रिजर्व भी मेंटेन करता है। मतलब जितना इनके कस्टमर ट्रेड कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पर, उससे ज्यादा इनकी खुद की क्रिप्टो होल्डिंग्स होती है। मारू की कसम, मार्केट की मुंडी उल्टी पुल्टी हो रखी है। तो अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करना चाहें तो CoinSwitch पर क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. अब इसी बीच कांग्रेस और RJD की वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी। दरभंगा में एक व्यक्ति स्टेज पर चढ़ा और माइक पर आके मोदी जी को मां की याद दिला दी। अब तुम्हें पता है, मोदी जी को मेलोड्रामा का मौका देना मतलब रोहित शर्मा को शॉर्ट बॉल। नेहा कक्कड़ की कसम, फिर हफ्ते भर इतना रोए हैं ये। कांग्रेस RJD के मंच से भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है, ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। माफ कर देना इनको मोदी जी, आप घोटाला करते रहिए, आगे बढ़िए। बस कर भाई, अब बस कर, हम सुन सुनकर बोर हो गए। गिव हिम द ऑस्कर, ही इज नॉट बायोलॉजिकल, मोदी डायरेक्टली केम फ्रॉम गॉड। हाँ, ये बात तो सही है। फिर मोदी को गाली देने वाला बीजेपी का ही था वो। इसी बीच प्रियंका गांधी की ये वीडियो वायरल होती है। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है, तेरे नाम? ये कर रही है उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। महुआ मोहित्रा ट्वीट करती है, फ्रॉम दीदी और दीदी स्ट्रीट साइड हूट अगेंस्ट ममता टू जर्सी काउ इन कांग्रेस की विधवा अगेंस्ट सोनिया गांधी जी टू 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड फॉर शशि थरूर's वाइफ, ऑनरेबल मोदी जी हैज सेड इट ऑल, टुडे माइंड योर लैंग्वेज, स्पीच फ्रॉम हिम इज लाइक अ बिट रिच। अब देखो, माना कि जो कहा गया गलत कहा गया, नहीं कहना चाहिए, बट बीजेपी वालों तो तुम भी मानोगे, मोदी जी भी अपने कम नहीं है। महुआ जी कुछ गलत तो नहीं बोल रही है। मोदी जी इज लाइक, इमेज भले ही इंडिया की पापा वाली है, पर हरकतें पूरे छोटे भाई वाली हैं। खुद ऐसे 4-5 बार हाथ मारते रहेंगे, एक बार एक्शन का रिएक्शन हो गया सीधा। इसी बीच अंकुर बोलते हैं, सर बिहार कब आ रहे हो? भाई मोस्ट प्रोबेबली जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम अपनी बिहार यात्रा पे निकल चुके हैं, जाएंगे, थोड़ा बहुत बिहार के लोगों से बात करेंगे, वहां की सिचुएशन समझेंगे, वहां पर कुछ कंटेंट बनाएंगे और बहुत ही जल्दी आप हमारी बिहार फॉर बिगिनर्स सीरीज की वीडियोस चैनल पे देखने लगेंगे। तो अब जिन जिन लोगों को कंप्लेंट थी कि भाई हफ्ते में एक ही वीडियो डालते हो, हफ्ते में एक नहीं, बहुत सारी वीडियोस आएंगी, हम लोग एक्सटेंसिवली बिहार इलेक्शन को कवर करेंगे। तो दोस्तों प्लीज डू वॉच एंड वॉच आउट।
अच्छा, अगली कंट्रोवर्सी हुई इन भाई साहब को लेकर। मिस्टर अजीत पवार, तुम पहचानते नहीं? ये है एनसीपी के नीतीश कुमार। ये भाई साहब महाराष्ट्र के डिप्यूटी सीएम है। अब सोलापुर में एक जगह मुर्रम की कहीं खुदाई हो रही थी, तो उस पर एक आईपीएस अधिकारी कार्रवाई करने पहुंचती है। मुर्रम एक तरह से रोड का फिलिंग मटेरियल होता है। अब अंजना कृष्णा नाम की आईपीएस अधिकारी जब इस पर कार्रवाई कर रही थी, तो सामने से एक एनसीपी का वर्कर आता है और उनकी पार्टी लीडर से बात कराता है। टर्न्स आउट ही इज नन अदर देन अजीत पवार। और हमें कैसे पता वही थे? खुद उन्होंने बोला, मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजीत पवार जी का फोन आया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। एक मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आप कैसे, ऐसा नहीं लग रहा कोई बॉलीवुड पिक्चर चल रही हो, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। सुनो मुझे देखना है ना, तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है, मैं यहाँ से बोल देता हूँ। ठीक है सर। मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? फ्यूचर अपडेट, आईपीएस के घर में मिला 30 किलो सोना, 5 लग्जरी गाड़ी, 2 विला के पेपर। सोचो एक छोटे पुलिस को कैसे ये धमकाते होंगे। पब्लिक के कमेंट्स दोस्तों। और जनता बोलती है पुलिस वाले काम नहीं करते। पावर ऑफ सनातनी हिंदू। अबे this is our politician real face. Officers cannot be performing their duties because of these politicians. His voice is like Konda Reddy from Pushpa. ज्यादा डेयरिंग हुआ है तुमको। बाद में पवार साहब ने खुद इसका क्लैरिफिकेशन दिया कि मैं तो भैया पुलिस प्रशासन महिला अफसर की बड़ी इज्जत करता हूं, ये इलीगल चीज नहीं हो रही थी, मैं तो सिचुएशन कंट्रोल कर रहा था। जनाब पहले खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, अब डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। अब इनके अलायंस वाले ये क्या डिफेंड कर रहे हैं कि भैया ये तो बात ही ऐसे करते हैं, इनका तो बोलने का लहजा ही ऐसा है। बट क्रेडिट वेयर ड्यू, अजीत पवार की हिस्ट्री है। ये मैटर सॉल्व करने के लिए अपनी इमेज कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। 2019 में सरकार बचाने के लिए एक दिन में 2 बार पार्टी चेंज की थी इन्होंने। महाराष्ट्र में तो इनफैक्ट ये जोक चलता है कि सरकार किसी भी पार्टी की हो, सीएम किसी भी पार्टी का हो, डेप्यूटी सीएम अजीत पवार ही होगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। खैर इस केस में लेटेस्ट अपडेट ये है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, 4 लोगों पर एफआईआर हो चुकी है। बट तुम देखो, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि कितना ज्यादा स्ट्रेट आउट ऑफ अ बॉलीवुड मूवी लग रहा है। एक पुलिस ऑफिसर है, जाके काम कर रहा था, अवैध खनन रोक रहा था, ऊपर से सीधा फोन आता है, ऊपर से क्या भी रोक दो, मैं ये फलाना ढिमकाना बोल रहा हूँ। सर आप अपने पर्सनल नंबर से कॉल कीजिए, ज्यादा डेयरिंग हो रहा है तुमको। एल्विश यादव बाद में फेमस हुआ, पर जनता जानती है, इसी को कहते हैं सिस्टम। अनदर बिग न्यूज, उमर खालिद को एक बार फिर से बेल डिनाई हो गई है। अब अगर आपको उमर खालिद का केस नहीं पता तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये है ओजी टुकड़े टुकड़े गैंग। बहुत सालों पहले याद है जब जेएनयू में नारे लगे थे, तब 3 लोगों का नाम निकल के सामने आया था। कन्हैया कुमार जो आज पॉलिटिक्स में है, शेला राशिद जिनका हृदय परिवर्तन हो गया है, और तीसरा है उमर खालिद। ये पिछले 5-6 साल से जेल में है और अभी तक बेल नहीं मिली है। इन्हें 2019 में दिल्ली धड़काने का क्या मतलब होता है भाई? दिल धड़काना होता है वो। अच्छा वो सपना चौधरी है। दोस्तों मैं कंफ्यूज आता हूँ कि ये सारी चीजें बातें मैं लूं वीडियो में कि नहीं लूं। सपना चौधरी दिल धड़काती है तुम्हारा? अच्छा तो तुम सोनम। अच्छा सॉरी यार, मैं तुम्हें गलत समझ गया, मैं बहुत इनोसेंट आदमी हूँ। कमिंग बैक, खैर उमर खालिद को 2019 में दिल्ली दंगे भड़काने के आरोप में अरेस्ट किया गया था, जिसका बाय द वे एक इंटरनेट पर वीडियो भी है। देश के गद्दारों को, सॉरी ये दूसरी है। इन पे लगा है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए की धारा, जिसके तहत ये पिछले 5 साल से बंदा सिर्फ बेल ही मांग रहा है। पहले लोअर कोर्ट में मांगी, रिजेक्ट हो गई, हायर कोर्ट में मांगी, रिजेक्ट हो गई, सुप्रीम कोर्ट में मांगी और सुप्रीम कोर्ट ने भी बेल रिजेक्ट कर दी है। अब अमूमन कभी भी कोई आरोप लगता है तो उसका एक हियरिंग होती है, ट्रायल होता है, पर उमर के केस में उसकी बेल हियरिंग ही उसका ट्रायल बन गया है। ज्यादातर कोर्ट क्या करते हैं, कोई केस आया, उन्होंने देखा किसी को अरेस्ट किया गया, देखते हैं क्या कि ये जो आरोपी है वो भागेगा तो नहीं, कहीं वो एविडेंस टैंपर तो नहीं करेगा, वरना उसको बेल दे दी जाती है, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी इन इंडियन कोर्ट्स। अब उमर खालिद को ना बेल मिल रहा है ना उसका ट्रायल हो रहा है। मतलब वो फीलिंग नहीं होती जब छींक आती है पर नहीं आती। दैट इज उमर खालिद फ्रॉम लास्ट 5 years। और ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि इन पे जो धारा लगी है, यूएपीए एक बहुत कड़ा कानून है, आतंकवादियों पे लगाई जाती है। इसमें होता क्या है कि जो पुलिस रिपोर्ट होती है प्रीमा फेसी उसी को गुनाह मान लिया जाता है। इसी वजह से उमर खालिद का ट्रायल हो ही नहीं रहा है, सिर्फ बेल हियरिंग हो रही है, जिसमें डिफेंस के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जजेस आते हैं, बैठते हैं और 1 मिनट के अंदर बेल प्ली खारिज कर देते हैं। इससे लंबा तो ट्रैफिक सिग्नल होता है। और उमर के केस में यही पिछले कई सालों से हो रहा है। और यही रीजन है कि कई सारे राइट विंग लोग,
अभिजीत अय्यर मित्रा, स्किन डॉक्टर, जिनको तुम ऑन यूजुअल डेज राइट विंग माउथपीस कह के खारिज कर दोगे, वो अब आके उमर के सपोर्ट में आके कह रहे हैं कि हाँ भाई हमारे फंडामेंटल आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकते हैं, पर जो इसके साथ हो रहा है वो सही नहीं है। खैर, बट आपका इस मामले में क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि उमर खालिद के साथ जो हो रहा है वो सही है, होना ही चाहिए ऐसे लोगों के साथ, या अगर जेल से ना निकलना सही तो कम से कम उसका ट्रायल तो होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में #उमर खालिद लिख के जरूर बताना। ओके, अगली खबर महाराष्ट्र राज्य से मनोज जरांगे का मराठा रिजर्वेशन आंदोलन इस हफ्ते खत्म हो गया। अगर आपको नहीं पता कि मनोज जरांगे कौन है, तो ही इज अ बिग पॉलिटिकल फिगर इन महाराष्ट्र, लेसर नोन अदरवाइज, और ये काफी टाइम से मराठा रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे थे। इनकी मांग थी कि मराठाओं का कुनबी स्टेटस कंसिडर किया जाए, देयरबाय ग्रांटिंग देम ओबीसी रिजर्वेशन। साथ में और भी कई मांगे थी कि वो लोग जिनका प्रोटेस्ट और आंदोलन के टाइम पे जिनको नुकसान हुआ है उनको जॉब मिले, कॉम्पेंसेशन मिले, और महाराष्ट्र सरकार ने उनकी ऑलमोस्ट सारी डिमांड्स मान ली है, जिसके बाद इन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया है। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स ये है कि जो ओबीसी श्रेणी में बाकी कम्युनिटीज आती हैं वो इसका विरोध करती है, और जो टोटल रिजर्वेशन है वो मंडल कमीशन के अकॉर्डिंग 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो कोर्ट में और लीगल केसेस में वो फंस जाता है। बट फिलहाल के लिए अपडेट ये है कि जरांगे साहब का जो आंदोलन चल रहा था उसमें मराठाओं की रिजर्वेशन की डिमांड जो है वो महाराष्ट्र सरकार ने मान ली है। अगली कंट्रोवर्सी हुई क्रिकेट से, जब क्रिकेटर इरफान पठान ये विक्रांत गुप्ता के साथ एक पॉडकास्ट पे आए, उन्होंने बोला रूम में जाके किसी के लिए हुक्का सेट करने की आदत है हमें, ना तो हमें उसके बारे में बार बार फुरेदने की आदत है किसी चीज। इशारों में बहुत सी बातें कह रहे हो आप। अब ऑल्दो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी कैप्टन का नाम नहीं लिया, बट जैसी पिछले बार फोटोज वायरल हुई थी, पीपल कनेक्टेड द डॉट्स और लोगों ने बोला कि तुम धोनी की बात तो नहीं कर रहे। द सिचुएशन आफ्टर द 2011-12 ऑस्ट्रेलिया टूर, हुक्का बना लोगे बेटा? जी सर, जब आप बोलोगे। नहीं होगे ड्रॉप। चल चीकू जल्दी से हुक्का बना के ला। जी माई भाई हुक्का में अभी यार, धोनी टू गुड हुक्का मेकर, क्रिकेट खेलेगा अबे। खैर, जब मामला ज्यादा तूल पकड़ा तो पठान साहब बाद में आए कि जबरदस्ती तुम स्पेक्यूलेशन कर रहे हो, ऐसा कुछ कहना नहीं था, अगली बार मैं और धोनी भाई साथ में मिलके हुक्का पियेंगे। अच्छा, पिछली वीडियो में बहुत कमेंट आए कि सार्थक भाई पहले आप थोड़ा सा सीरियस न्यूज पे बताते, आप बहुत कलेश कंट्रोवर्सी कर रहे हो, थोड़े से लेके ज्यादा एंटरटेनमेंट के साथ हो गई न्यूज की बात बता रहा हूं। तो मैं भी तो बोलता हूं तुम्हें लाइक करने को, तुम करते नहीं ना, तो मैं तुम्हारी बात हर बात क्यों मानूं? पर इस बार थोड़ी सुन ली जाए, अच्छे से न्यूज बताऊंगा, बोर मत होना। केदारनाथ से ये हिमस्खलन वाली वीडियो वायरल हुई, जिसको देखकर बहुत लोग चौंक गए, क्योंकि उतने ऊंचाई पे ऐसे केसेस कम देखने को मिलते हैं। एंड मेक नो मिस्टेक, ऐसी और वीडियोस आपको आगे चलते दिखती रहेंगी, बिकॉज ऑफ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ग्लेशियल लेक फ्लडिंग। मान लो ये एक पहाड़ है, ठीक है, इस पहाड़ की पीक है, दूसरे पहाड़ की पीक है, वो वाली पीक नहीं, पीक वाली पीक, इंग्लिश वाली। यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लो बर्फ मेल्टिंग करती है तो यहाँ पर एक लेक बन जाता है, और बाद में जब बारिश होती है, कोई कैलामिटी आती है, अर्थक्वेक आता है, तो ये जो पानी होता है ये फ्लड होके बाहर आ जाता है, जिसको कहते हैं ग्लेशियल लेक फ्लडिंग। अब हाल ही में CWC यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन की एक रिपोर्ट आई है जो बताती है कि इंडिया में 400 से ज्यादा हिमालयन लेक्स हैं, वो तेजी से एक्सपैंड हो रहे हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन सारे राज्यों में जो ज्यादातर पहाड़ के आसपास लगते हैं, यहाँ पर ग्लेशियल लेक फ्लडिंग का रिस्क सबसे ज्यादा है। अब आप बोलोगे यार ये तो पहले भी होता था, ये तो बाद में भी होगा, ऐसा क्या रिस्क बढ़ा है? तो नंबर्स में अगर बताऊं तो 2011 में, लगभग 15 साल पहले, जहां ग्लेशियल लेक्स का टोटल एरिया लगभग 1900 हेक्टेयर था, वो अब बढ़कर इस साल 2500 हेक्टेयर तक आ गया है। दैट्स 30% ग्रोथ। और जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो एक नहीं, ऐसे मल्टीपल अलग अलग फैक्टर्स हैं जो एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जो बर्बादी लाती है या प्रलय लाती है। अब एक तो पॉल्यूशन है, दूसरा हिमस्खलन है, फिर भूस्खलन है, फिर ये ग्लेशियल लेक हो गया, फिर नदी के रास्ते में कंस्ट्रक्शन हो गया है, फिर ये लोग क्या करते हैं, पेड़ भी काट देते हैं, डिफॉरेस्टेशन बहुत है। आप देखो अभी नदियां बह रही हैं तो उसमें कितने वुडलॉग्स बह रहे हैं, तो उसकी वजह से वो होता है जो जोशीमठ में हुआ था, लैंड सब्सिडेंस ऑफ ए ग्लेशियल लेक्स, क्योंकि हिमालय पहाड़ बहुत सेंसिटिव जोन्स होते हैं, और जब वहां इतने सारे फैक्टर मिलते हैं तो बर्बादी होती है। अब बर्बादी कैसी, वो आप देख सकते हो जो इस साल हो रहा है। जब एवरेज रेनफॉल से ज्यादा हुआ तो हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक में बाढ़ आ चुकी है। इनफैक्ट हिमाचल, उत्तराखंड में कितनी बर्बादी हुई है इस बार, जो ऊपर के गांव शहर में लोग रहते हैं वहां फंस गए हैं, क्योंकि रास्ते पूरे टूट गए हुए हैं। हिमाचल तो पूरा राज्य ही है जो आपदाग्रस्त घोषित हो गया है। और इन राज्यों की त्रासदी को कोई डाउन प्ले नहीं कर रहा जब कहूंगा कि भाई पंजाब तो सबसे ज्यादा परेशान है। हजारों लाखों हेक्टेयर खेत बर्बाद हो गए हैं, और ये हुआ है कटाई सीजन के जस्ट पहले। तो आप सोच लो कि आगे जाके कितना ज्यादा फूड क्राइसिस आने वाला है, कितनी महंगाई होने वाली है।
अब पंजाब में कितनी ज्यादा बारिश हुई है आप इसका अंदाजा इस बात से लगाओ कि ज्यादातर जिलों में वहां पे 150 मिलीमीटर बारिश होती है। इस बार शायद ही कोई ऐसा शहर होगा, कोई ऐसा जिला होगा जहां पर कम से कम 200 मिलीमीटर की बारिश नहीं हुई है। कहीं 75% ज्यादा, कहीं 100%, कहीं 150, 180% ज्यादा बारिश हुई है। जो पंजाब में लोग रहते हैं वो कह रहे हैं कि भैया हमने अपने जीवन काल में इतनी ज्यादा बारिश कभी नहीं देखी, 35-40 साल से ऐसी बारिश कभी नहीं हुई। तो और ये जितना भी डिस्ट्रक्शन है इसको आप सिर्फ क्लाइमेट चेंज, भारी बारिश पे थोप नहीं सकते, क्योंकि इसमें से ज्यादातर हमारी ही गलती है। माना कि ये बहुत साल बाद हो रहा है, पर ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इतिहास में ऐसा कई बार हो चुका है, और जब ऐसा होता है तो नेचर अपना एक ट्रैक बना लेती है, अपना एक सिस्टम बना लेती है। नदी का अपना रास्ता होता है, रिवर बेड होता है, नेचुरल वाटर चैनल होते हैं, वेटलैंड होते हैं, जिससे ये सब मैनेज किया जा सकता है। पर भाई सीवेज सिस्टम हमने ब्लॉक कर रखे, जहां पे लेक्स थे, नेचुरल वेटलैंड थे, वहां हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। पानी आ तो रहा है, जाने के सारे तरीके ही रोक दिए हमने। पहाड़ था, पहाड़ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया, वहां रोड बना दी, जहां रोड से बची वहां पेड़ काट के घर बना दिए। सोचा नहीं कुछ बन रहा है। तो जितना अंधाधुंध डेवलपमेंट हुआ था उतना ही अंधाधुंध डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है। और ये पता रिपीटेड साइकिल है। बारिश आई, चली जाएगी, लोग भूल जाएंगे, फिर सर्दी जाएगी, लोग पॉल्यूशन भूल जाएंगे, गर्मी आएगी, लोग गर्मी की बात करने लगेंगे। पर कोई ये नहीं बताएगा कि सब कुछ एक ही वजह से हो रहा है, विच इज क्लाइमेट चेंज। अगर आपको अभी भी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रहा तो इस पर एक पूरी वीडियो बनाइए, जाके देख सकते हो। ग्रीन गुल बोलते हैं एआई विल बी द बिगेस्ट इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज, व्हाट डू यू थिंक? ब्रो इसके लिए ना मैं तुम्हें बोलूंगा, एक यूट्यूब चैनल है द डायरी ऑफ अ सीईओ, उसका एक लेटेस्ट आया है एआई सेफ्टी एक्सपर्ट के साथ, उन्होंने एक पॉडकास्ट किया हुआ है, उसको पढ़ो। एआई क्लाइमेट चेंज नहीं लाएगा, बट एआई इफ यूज्ड राइट, इफ वी आर एबल टू कंट्रोल सुपर इंटेलिजेंस, इट वुड बी अ वेरी गुड टूल एंड अ वेरी गुड सपोर्ट इन फाइटिंग क्लाइमेट चेंज, है ना? तो वही है, क्लाइमेट चेंज या तो हमें मार देगा, या हमने ढंग से नहीं किया तो एआई हमें क्लाइमेट चेंज से पहले मार देगा। तो अगर आपका ज्यादा कंसर्न वो है तो हाँ सही बात है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है भाई, फिर पिघल जाने दीजिए ग्लेशियर, ये साले कोड करते करते मर जाएंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जयपाल भाई का कमेंट पढ़ लेते हैं, जो कह रहे थे कि ये सही है यार, लाइक का जब तक बोलते नहीं हो तब तक मैं करता भी नहीं, आदत भी नहीं है, तभी तो बार बार बोलना पड़ता है, मांगना पड़ता है। तुम तो कर देते हो, कुछ लोग तब भी नहीं करते भाई, तुम भुलक करो, इनमें से बाकी बेशरम है। माइक कुछ क्या, हालत ठीक करो मेरे माइक तो दूर की बात है। अच्छा, बर्बादी में पानी, जमीन हो गई, क्या बचा? हाँ, हवा। हर डायमेंशन में स्टेटर है भैया। अब अभी आसमान साफ है तो लोग बात नहीं कर रहे, सर्दियां आने तो लोग आपको बताएंगे कि इंडिया में जो WHO स्टैंडर्ड है उससे 8 गुना ज्यादा बदतर पॉल्यूटेड हवा में लोग सांस लेते हैं। मोस्टली 2 तरह के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, PM10 एंड PM2.5। एक और अभी बताता हूं, ज्यादातर इंडियंस जो होते हैं, ऑलमोस्ट देश का हर राज्य का, देश का हर हिस्सा जो सेफ स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, उससे खराब, उससे ज्यादा पॉल्यूटेड हवा में ही सांस लेते हैं। हाँ, पहाड़ भी, समुंदर भी, इवन बेस्ट इज नॉट गुड इनफ। अब अभी हमें फर्क नहीं पड़ रहा, हम सांस ले रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खा रहे हैं, उठ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर ओवर टाइम जब लोग खराब हवा में सांस लेते हैं तो उनकी सेहत पे असर पड़ता है, और वो जल्दी, उनकी बॉडी जो है वो एज कर जाती है, वो जल्दी बढ़ जाते हैं। ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है वो कम होती है। ऑन एन एवरेज इंडियन की 3.5 साल, और अगर दिल्ली NCR के कोई इलाके में रहा है तो उसकी तो 8 साल कम हो जाती है। सोचो कितना बड़ा नुकसान है। कहते हैं टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी। 8 साल आपके जीवन के छीन लिए जा रहे हैं आपसे। अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, एयर पोल्यूशन सिर्फ धूल धुएं का नहीं है। तो आजकल एक और टर्म चला है, माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी कि प्लास्टिक के बहुत छोटे टुकड़े जो हवा में मिल जाते हैं, उसका भी पोल्यूशन बढ़ गया है। पहले आप खाते खाते माइक्रो प्लास्टिक लेते थे, अब आप सांस लेते हुए भी माइक्रो प्लास्टिक लेते हो। हाँ, तुम गर्मियों में खुश हो जाते हो ना कि भाई हाँ सर्दियां नहीं है, अब हवा उतनी डेंस नहीं है, हवा थोड़ी साफ हो गई है। एग्जैक्टली नहीं होता, क्योंकि गर्म हवा हो जाती है, धूप होती है, तो उससे माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन बढ़ जाता है, और उसकी वजह से होता है निमोनिया, लंग इन्फेक्शन, कैंसर वगैरह वगैरह। और अगर अभी भी आप बोलो कि यार तो उससे क्या हो गया, तो कुछ नहीं होता भाई, तुम्हारा वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। पॉल्यूशन के टॉपिक पे ही थोड़ा और स्ट्रेच करना चाहूंगा। अभी बताया था ना कि PM10, PM2.5 विद माइक्रोप्लास्टिक, अब PM1 भी आ गया है मार्केट में। नहीं, ये PM56 है। PM1 मतलब पार्टिकुलेट मैटर का इतना छोटा हिस्सा, वो बिल्कुल टाइनी का ना, वो बिल्कुल जो बताया था PM2.5, हाँ उसकी भी बाल की खाल। PM1 जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप को भी चश्मा लगाना पड़े। बट मोटा मोटा कुल मिला के ऐसा हमारा शहर है कि फ्लड का कहर है, हवा में जहर है। बाकी कुछ ऐसा राइम नहीं कर रहा मुझे आगे। पहर कुछ बोल दूं क्या ऐसा कुछ करके कि पहर है, तो जॉन एलिया बन जाऊंगा यार। न्यूज़ कौन बताएगा तुम्हें। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। अब ये भारी बारिश, बढ़ते कार्बन इमिशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इससे अगर आप किसी का उपाय पूछोगे तो लोग बोलेंगे सबसे अच्छा तरीका है पेड़ लगाओ, जंगल बचाओ। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने उसका बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला है। उन्होंने जंगल का नाम
नहीं, मतलब ही चेंज कर दिया। अभी तक जंगल की सिर्फ एक क्वालिटेटिव डेफिनेशन थी, कोई क्वांटिटेटिव डेफिनेशन नहीं थी। नाउ फॉर कॉन्टेक्स्ट, अगर किसी भी एरिया को जंगल या फॉरेस्ट मान लिया जाता है तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। मतलब जमीन नहीं बेच सकते, मतलब फिर बिल्डर नहीं आ सकते, कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, कमाई नहीं हो सकती। तो हरियाणा सरकार ने फॉरेस्ट को एक डेफिनेशन दे दी है, दैट एन एरिया विद मिनिमम 5 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड एटलीस्ट 40% कैनोपी कैन ओनली बी कॉल्ड अ फॉरेस्ट। उसके नीचे का जंगल नहीं। अब ये तो अच्छी बात है, जंगल डिफाइन कर दिया इन्होंने, पर हरियाणा में यहां पर एक कैच है, क्योंकि थोड़ी ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ी हो तो हरियाणा में अरावली फॉरेस्ट होते हैं, और अरावली जो रेंज है वह बारिश थोड़ी कम होती है, तो वहां पे जो वेजिटेशन है वो डेंस डेसिडियस नहीं है, वो स्कैटर्ड वेजिटेशन है। वहां 5 हेक्टेयर एक साथ ढूंढना मुश्किल है, छोटे छोटे पैचेस हैं। तो एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि इस कानून के आने के बाद अरावली रेंज, तो एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि इस कानून के आने के बाद अरावली, मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूं, अरावली, तो एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि इस कानून के आने के बाद अरावली रेंज का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब फॉरेस्ट ही नहीं माना जाएगा। गजब टू विवाद आदमी। तो वैसे ही हमारे पास जंगल नहीं है अब, और बाकी का तुम समझ ही रहे हो। You very चालाक ब्रो। अच्छा, कानून की बात कर ही रहे हैं तो एक और कानून आया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर आप बाहर जाके शॉपिंग करते हैं, कहीं खाना पीना खाते हैं, तो उसके लिए आपने कभी भी बिल काउंटर पे जाना तो बिल बनाने से पहले वो आपका मोबाइल नंबर मांगते हैं। अब बहुत लोगों को नहीं पता कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की एक गाइडलाइन है कि आप वो फोन नंबर देने से मना भी कर सकते हो, क्योंकि एक बार आपने इनको नंबर दे दिया फिर मैसेज पे आपका बिल आ जाएगा, लेकिन फिर व्हाट्सएप पे डिस्काउंट ऑफर और कॉल पे प्रमोशन। लेकिन हाल ही में इंडिया लाया है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके तहत आप ये एक्सप्लिसिटली किसी से भी मना कर सकते हो, किसी भी दुकान वाले से, किसी भी रेस्टोरेंट पे, कि आपका नंबर आपको नहीं देना। और आप नंबर दे भी रहे हो तो आप उनसे पूछ सकते हो कि भैया किस पर्पस के लिए यूज करोगे, ये डेटा आप कब तक स्टोर करोगे, कब डिलीट करोगे, ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है और आपके पास है राइट टू प्राइवेसी। क्योंकि जो आपका मोबाइल नंबर होता है वो आपका पर्सनल, आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है और वो राइट टू प्राइवेसी के अंदर आता है। तो आप चाहो तो किसी को अपना नंबर दो या चाहे तो ना दो, आपकी मर्जी। अच्छा, इस हफ्ते मैंने एक फोटो देखी द रॉक, ड्वेन जॉनसन की। कहां वो बिल्कुल ऐसा हुआ करता था और अब देखो बिल्कुल ऐसा हो गया। एंड इट रिमाइंडेड मी कि इसके पहले मैंने बहुत सारी ऐसी अपने देसी सेलिब्रिटीज की फोटोज देखी हैं, ऐसी सिमिलर, कपिल शर्मा, कुर्शा कापेला, करण जौहर, राम कपूर, मतलब जिन्होंने बादशाह, मतलब बिल्कुल ड्रामेटिक वेट लॉस किया है जिन्होंने। पहले बिल्कुल ऐसे हुआ करता था, बिल्कुल फिट फाट केक टू बेंटो केक। और अगर आपको लग रहा है अचानक से इतने सारे लोग एक साथ जिम जाने लगे हैं, सबका डाइट अच्छा हो गया, सबका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो गया है और सब लोग हेल्दी हो रहे हैं, देयर इज अ मेथड टू मैडनेस। इनमें से कई सारों की वेट लॉस जर्नी का एक मैजिकल रीजन है, मार्केट में बहुत चल रहा है, पता नहीं आपने अब तक नाम सुना है कि नहीं। इट्स कॉल्ड ओजेम्पिक। साउंड्स लाइक अ टॉयलेट क्लीनर बट इट्स अ वेट लॉस ड्रग। अभी ओजेम्पिक कहां से आया, कितने का आया, कितने यूज कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, इसके मेन इफेक्ट, साइड इफेक्ट क्या है, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, वेरी इंटरेस्टिंग इन द स्पॉटलाइट दिस वीक। अब ये ड्रग काम कैसे करता है उसके पहले समझ लो ये है क्या। एंड माइंड यू, बहुत सारे टर्म्स, ग्लूकागॉन, पेप्टाइड्स, सुक्रालोज, इंसुलिन, बहुत सारे बायोलॉजी के टर्म आने वाले हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज होगे पर घबराना मत, अपन दोनों साथ में समझ लेंगे। Okay. अब ये ओजेम्पिक ड्रग नहीं है, ये बस एक प्रोडक्ट है। जैसे कि मैगी नूडल है, ऐसे ही ओजेम्पिक सेमाग्लूटाइड है, which is just the synthetic version of naturally occurring glucagon-like peptide one in the body. अबे क्या बोल रहा है, पिलियन बोल। तब यार ये देखो, ग्लूकागॉन, पेंटागॉन, इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, नहीं तो मतलब अपने केमिकल नाम है। बेसिकली इसको ऐसे समझ लो, एक इंक्रेटिन हार्मोन होता है जो बॉडी में सीधा सीधा निकलता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन होता है, एंड्रोजन होता है, लड़कियों में होता है ना, तुम में भी है, एस्ट्रोजन होता है, वो एस्ट्रोजन होता है वो, अरे वो सोयाबीन से निकलता है, सब पता है मुझे, तुम चुप रहो। हाँ, तो एक हार्मोन का सिंथेटिक वर्जन है जो दवाई के रूप में लिया जाता है। अब यूजुअली क्या होता है कि आप खाना खाते हो, डकारते हो, खाना अंदर जाता है, वो एसिड से ब्रेक डाउन होता है, फिर वो ग्लूकोज बनता है, एनर्जी रिलीज होती है, ऐसे ही कुछ होता है ना सब। इससे ज्यादा पता होता तो डॉक्टर होता ना, मैं ऐसे ही होता है, तुम्हें नहीं पता। अब ये जो ड्रग है ये डायबिटीज वालों के लिए इजाद किया गया था। ये करता क्या है, आपकी बॉडी में जाके भूख और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। क्या खाया तुमने आज? पनीर की सब्जी। एक अमीर आदमी। ऋतिक भाई तुमने क्या खाया आज? ब्रेड पीनट बटर। अरे तुम में से कोई दाल चावल खा के आया है यहाँ पे कि नहीं खा? सपोज करो तुमने दाल रोटी खाई है, चलो पनीर की सब्जी भी खाई है साथ में। अब ये जो GLP-1 होता है ये थोड़े से खाने में ही दिमाग को सिग्नल देता है कि बस हो गया,
इससे ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, बॉडी सेशिएटेड है, पेट भरा हुआ है। और फिर ये पैंक्रियाज में इंसुलिन रिलीज करने को बोलता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है। इसीलिए इसको डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बनाया गया था, अप्रूव किया गया था। एक और फंक्शन इसका ये डाइजेशन डिले करता है, ताकि लंबे टाइम तक लगा रहता है कि अरे हमारा पेट भरा हुआ है। और यही वजह है कि इससे वेट लॉस होता है। अब जाता पूरा वेट है, मतलब कि मसल मास भी जाता है, फैट भी जाता है बॉडी का। तो ज्यादातर जो लोग इसको लेते हैं वो वर्कआउट डाइट चालू रखते हैं, प्रोटीन इंटेक कंटिन्यू रखते हैं। ये मोटा मोटा फंक्शन समझा रहा हूं ताकि सबको समझ में आ जाए। एंड मेक नो मिस्टेक, अनलाइक अदर, दिस ड्रग इज एक्सट्रीमली इफेक्टिव। 15 से 20% वेट लूज तो हो ही जाता है लोगों का। ये ड्रग इंजेक्शन से लिया जाता है और सिर्फ वही काफी नहीं है। अब हालांकि FDA अप्रूव्ड है, बहुत सारे लोग प्रिस्क्रिप्शन के साथ इसको ले रहे हैं, बट आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स का कहना है कि लोग सिर्फ यही ड्रग ले रहे हैं और साथ में वर्कआउट, डाइट और प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉलो नहीं कर रहे, जिससे बॉडी में हो रहे हैं बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स। एंड आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड अगर आपने इसके बारे में अभी तक नहीं सुना है, क्योंकि इंडिया में भले ही कम हो, वर्ल्ड ओवर इसका बहुत यूज हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स में तो ऑलमोस्ट 8 में से 1 व्यक्ति ओजेम्पिक उसने कभी ना कभी लिया है। वहां पे वैसे ही ओबीस कंट्री है, बहुत लोग मोटे हैं वहां पे, तो इस ड्रग का यूज वहां पे बहुत बढ़ गया है। इंडिया में भी अब अमीरों, सेलिब्रिटी ने स्टार्ट कर दिया है। अब आपको हर दूसरे घर में कोई ना कोई दिखने वाला है। आप इस बात का अंदाजा ऐसे लगाओ कि $24 बिलियन की इंडस्ट्री है अभी ये, अगले 5 सालों में 3 गुना बढ़ जाएगी, $75 बिलियन। टू पुट दैट इनटू कॉन्टेक्स्ट, एक पूरा देश था जिसने IMF से $1 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया था, तुम्हारे पड़ोसी हैं वो। अब इस ड्रग को बेचने के मार्केट में 2 बड़े फार्मा प्लेयर्स हैं, एक है नोवो नॉर्डिस्क और एक है ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। लिली अपन सरोज बोलेंगे। जो दवाइयां बिक रही हैं वो सबसे ज्यादा है ओजेम्पिक, वीगोवी एंड मोंजारो। इनके डोज में डिफरेंस है बट सबका काम वही है। अब अगर आप पूछोगे कि क्या ये सेफ है कि नहीं, तो देखो टेक्निकली जो FDA और मेडिकल एसोसिएशंस ऑफ ऑल अराउंड द वर्ल्ड है, ये धीरे धीरे करके इसको अप्रूव कर चुकी हैं ना। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी फार्मा कंपनीज की लॉबीज भी इन्वॉल्व है, बट फॉर स्पेसिफिक डायबिटीज पर्पस। हाँ, पर अगर तुम्हें लेना है तो उसके लिए 2 चीज चाहिए। एक तो प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर साहब का पर्चा कि भैया मेडिकल लीव ये वो, तुम्हें पता है बड़ा आसान है वो। और दूसरी चीज चाहिए पैसा, वो आसान नहीं है, क्योंकि इंडिया में इस इंजेक्शन का 1 mg का डोज आता है 17 से 20 हजार रुपए का। तेरा घर जाएगा उसमें। और ये रेंज डोजेज पे भी डिपेंड करती है। इन मोस्ट केस हफ्ते में 1 इंजेक्शन लगता है। नाउ अप्रूव है इसका मतलब ये नहीं कि कंप्लीटली सेफ है। पहली बात तो ये एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, तो आपने अगर आप ले रहे हो तो उसके इफेक्ट दिखेंगे, लेकिन जैसे ही आपने इसको लेना छोड़ दिया, ऑब्वियसली बॉडी की एपेटाइट वापस बढ़ेगी और इंसान जो इसकी वजह से पतला हुआ है, इसके बिना ही मोटा हो जाएगा। आपकी बॉडी और मेटाबॉलिज्म का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बट इसके जो बहुत वाइडली रिपोर्टेड साइड इफेक्ट्स हैं वो है नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया। मम्मी पतली निकल रही है आज ये, तुम इमेजिन करो लोग को ऐसे बोलते हुए। इससे भी कोई नीच ख्याल हो तो मन में ना रखो। बट अगेन ये बहुत नया और बहुत स्पेसिफिक यूज केस ड्रग है जिसको बहुत मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। तो अनलेस आपके पास ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और अमीर लोगों की तरह डॉक्टर्स एंड डाइटिशियंस नहीं है जो आपके 1-1 ग्राम के वेट को मॉनिटर करके बता पाए कि क्या सही जा रहा है क्या गलत, ये सबके लिए नहीं है। एंड मजे की बात पता क्या है कि जब से इस ड्रग का यूज वेट लॉस के लिए होने लगा है, तब से जो एक्चुअल डायबिटीज पेशेंट है उनके लिए कमी पड़ गई है। जो कंपनीज बना रही है उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है दैट दे आर नॉट बीइंग एबल टू कीप अप विद द डिमांड। अब आप यहां पे बोल सकते हो कि अगर FDA अप्रूव्ड है, मार्केट में मिल रहा है और अगर आप अच्छे प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ इसको ले सकते हो, तो इतना उसमें सोशल स्टिग्मा क्यों है? वो होगा ही, एंड राइटली सो, क्योंकि कई सारी चीजें होती हैं जो अगर प्रॉपर मॉनिटर नहीं की जाए और सबके लिए खोल दी जाए तो उससे बहुत ज्यादा नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल, अगर आप जिम जाते हो तो समझोगे। कितने सारे सेलिब्रिटीज हैं, फिर मूवी स्टार्स हैं जो अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्टेरॉइड साइकिल पे जाते हैं, पर वो स्टेरॉइड साइकिल कब सेफ होती है? जब उसको कोई प्रोफेशनल मॉनिटर करे, उनको डोजेज चेक दिया जाए, एक पोस्ट साइकिल थेरेपी PCT हो, और तब जाके वो एक टाइम ड्यूरेशन में स्पेसिफिकली किया जाए, तब जाके वो प्रोसीजर सेफ होता है। पर उनको देख के हर दूसरे जिम में लोग इंजेक्शन ले रहे हैं। डर ये है कि वही हाल ओजेम्पिक का ना हो जाए। और हमारे यहाँ तो जो सेलिब्रिटी ले रहे हैं वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इट्स लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। कौन कर रहा है लोगों को पता है, पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। नाउ टू बी वेरी फेयर, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जैसे एलॉन मस्क, उन्होंने उसको यूज किया है और जाके प्रमोट किया है, और अभी तक कोई भी इसका ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। बट अगेन इट्स अ टूल, नॉट द प्रोसेस। अगर आपको हेल्दी वेट लॉस जर्नी पे जाना है तो इससे बहुत लंबा और बहुत मुश्किल होगा। जिम जाओ, अपनी मेंटेनेंस कैलोरी देखो, हेल्दी डाइट खाओ, धीरे धीरे अपना वेट लॉस करो, अपना मसल मास मेंटेन करो, फैट लूज करो, पूरा प्रोसेस है, टाइम लगता है। इसमें टाइम कम, पैसा ज्यादा लगता है। इस हफ्ते बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई, कई आपने देख ली होंगी, कई मिस हो गई होंगी। हम दिखा देते हैं इन द नेक्स्ट सेगमेंट।
थोड़ी मर्यादा रखिए। गुड़गांव में 2 जापानीज टूरिस्ट स्कूटी पे घूम रहे थे। पीछे वाले ने हेलमेट नहीं पहना था, सामने नाके पे रोक लिया गया और तुरंत उन पे वेलकम टू इंडिया टैक्स लग गया। We got stopped because we don't have helmet. 1,000 fine for helmet. 1,000 fine? Yes. 1,000 fine. Okay, I will pay. There's so many people with no wearing helmet here. विदेशियों को तकलीफ हुई तो दर्द देसियों को हुआ। डियर गुड़गांव पुलिस, प्लीज रिवॉर्ड these cops for demeaning Indian culture and our hospitality. Now police people, please post video of a policeman being down on knees and saying sorry for getting arrested. करप्शन भैया नामुमकिन है खत्म करना, लगा लो जोर। इन गुस्सा तो होना ही था, खुलेआम 1000 रुपए मांग रहे हैं, कितनी गलत बात है, जबकि रेट 500 का है। बाद में जब वीडियो वायरल हुआ तो गुड़गांव पुलिस ने इन 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया। एंड फिर लोगों ने बोला कि सस्पेंड करने से क्या होगा भाई, वो तो पेड लीव हो जाती है एक तरह की। अगर आपको ऐसी एक एग्जांपल सेट करना है तो सीधा टर्मिनेट करो, बर्खास्त करो, क्योंकि विदेशियों की वीडियो जब यूट्यूब पे वायरल होगी तो देश का नाम खराब होता है। अच्छा, जब ये वीडियो हमने अपलोड की तो आनंद भाई ने कमेंट किया, आई डोंट गेट द पॉइंट हियर, दे आर ब्रेकिंग द रूल्स एंड आर फाइन, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? फॉर इंडियंस इट इज 100 फाइन विदाउट चालान, so foreigners it's 1,000 without चालान। even Taj Mahal entry for foreigners is 10 times more than Indians। भाई पॉइंट वही है, विद और विदाउट चालान। चालान कहाँ है? चालान ही तो नहीं दिया, वो 1000 रुपए चाल की यहाँ रख दिए उन्होंने। चालान दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं, तुम 1000 का तुम 2000 का विदेशी का फाइन काटो, उनके लिए तो और रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी कि हाँ भैया इनके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की थोड़ी इज्जत है। चालान नहीं काटा, रिश्वत ली गई। तुम थोड़ा सा अपने फैक्ट सीख करो मेरे भाई। अच्छा भैया, इस हफ्ते बहुत बारिश हुई। एक और वीडियो वायरल हुआ गुड़गांव से, जहां पे देखा जा सकता है कि किसी ने बिल्डिंग से ऊपर से रिकॉर्ड किया था। सामने वाले फ्लाईओवर पे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड जहां तक आप देख सकते हो वहां जैम लगा था, लगभग 4-5 किलोमीटर का। मैं ऊपर से देख रहा तो लग रहा था कुंभ मेला है। और फिर लोगों ने सवाल उठाया कि भैया क्या फायदा है गुड़गांव में रहने का, जब जगह जगह अच्छी अच्छी सोसाइटी भी डूब जा रही है, हर जगह ट्रैफिक जैम लग रहा है, तो क्या मतलब? एंड सही बात है, आप एक जगह अपना घर लेते हो वहां की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और कनेक्टिविटी देख के। और सही बात है, आप गुड़गांव में भी फ्लैट लेने जाओ तो करोड़ों को मिलते हैं, 5 करोड़ का एवरेज, और 1 करोड़ से नीचे की बात करी तो भग गरीब कह के फरीदाबाद भगा देते हैं। अगली वायरल वीडियो आई दरभंगा के एयरपोर्ट से। कुछ भी? जी हाँ, दरभंगा में एयरपोर्ट है। मुझे पता है क्या सोच रहे थे तुम। अब अगर आप मेरी तरह अमीर हो और आपने जैसे प्लेन में ट्रैवल किया होगा तो आपको पता होगा कि रनवे पे ना सिग्नल चले जाते हैं, फोन कॉल अटेंड नहीं होता। पर इसी बीच एक चचा खड़े हुए और बोले फोन कॉल ना सही, नेचर्स कॉल तो अटेंड होता है। कहाँ भाई, प्लेन के बाहर ही टारमेक पे। अंकल से बाद में पूछा क्यों किया, अंदर भी टॉयलेट थी? कह रहे नहीं भैया, सड़क किनारे करने की आदत है, अब वो हाईवे हो या रनवे, सड़क तो सड़क होवे है। अगली वायरल वीडियो या न्यूज तो आपने सुनी होगी, ये है केरला के कोचिन से, एक बैंक से। इस बैंक में डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं बल्कि मेन्यू कार्ड पर बहस हो गई। अब यहाँ के रीजनल मैनेजर बिहार से ट्रांसफर होके आए थे और उन्होंने अपने बैंक में बीफ बैन कर दिया। फॉर कॉन्टेक्स्ट अगर आपको नहीं पता तो केरला एक ऐसा राज्य है जहां पर इंडिया में बीफ बैन नहीं है, वहां खाया जाता है। तो वहां के लोकल एम्प्लॉइज को पसंद नहीं आया, तो वहां का जो एम्प्लॉय स्टाफ था उन्होंने वहां पे प्रोटेस्ट पार्टी की और बीफ भंडारा लगा दिया। और फिर ये वीडियो रिकॉर्ड होने के पहले पता था कि वायरल हो जानी है। और केरला वाले नो फक्स गिवन भाई, एक आदमी बोल रहा है कि अच्छा तुम किसी की फूड चॉइसेस की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। वो कहते तुमने शुरुआत किसने की थी? फिर कह रहे अच्छा बीफ खा लिया ठीक है, पोर्क खा के दिखाओ। कह रहे हम वो भी खाते हैं। एंड ये बात बिल्कुल सच है। कभी आपको केरला घूमने का मौका मिले, डोंट लेट द प्रोपेगेंडा फूल यू, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट एंड वेरी ब्यूटीफुल पीपल। वहां सी फूड, परोठा, बीफ, पोर्क सब खाते हैं वो लोग। एंड आई डू नॉट नो व्हाट यू थिंक, दोस्तों अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना। पर ये कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं तो जो आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस का मतलब सिखाते हैं। पर्सनल एग्जांपल के साथ बताता हूं आपको। हम लोग ने जगह जगह जब ट्रैवल किया था तो जब केरला गए थे वहां पे लोग बीफ खाते हैं, मैं बीफ नहीं खाता। यहाँ बीफ भी खाते हैं? यहाँ बीफ भी, हम लोग तो बीफ खाता है, हम लोग तो नहीं खाएगा बीफ नहीं। तो मैं वहां पे लोगों के साथ बैठ के बात कर रहा था। फिर जब हम लोग वहां पे नॉर्थ ईस्ट गए तो ज्यादातर वहां पे ट्राइबल कम्युनिटी, वो लोग पोर्क बहुत खाते हैं। हम लोग के साथ में अब्दुस ट्रैवल कर रहा था, वो मुसलमान है, पोर्क नहीं खाता, पर वहां पे वो खा रहे थे, वो साथ में बैठ के उनकी बातें कर रहा था। तो यही होती है फ्रीडम ऑफ चॉइस। जैसे आप नहीं चाहते कि आप अपनी थाली में क्या खा रहे हो उसमें कोई उंगली उठाए या कोई आपको डिक्टेट करे, ऐसे ही आप भी दूसरे को नहीं बोल सकते कि वो क्या खा रहा है। इलीगल होता तो बात अलग थी, वहां तो लीगल है, वो खा रहे हैं, अब आप कैसे डिक्टेट कर सकते हो? अच्छा, कुछ और वीडियोस जो वायरल होनी ही थी। गणेश चतुर्थी का वक्त चल रहा था और मुंबई में लाल बागचा राजा की बहुत मान्यता है। बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा, एक्टर्स, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, आम लोग, बहुत सारे भक्त जाके वहां पर पूजते हैं, अपने दर्शन करते हैं। अब काफी सालों से लाल बागचा राजा की एक वीडियो आपको बहुत वायरल दिखेगी। एक में आप जाओ, टाइम लो, फोटो खिंचाओ, सेल्फी लो, नई मन्नत मांग लो, पुरानी मन्नत के लिए थैंक यू बोल दो, फुल टाइम। दूसरे में आम आदमी की लाइन होती है जहां आशीर्वाद से पहले धक्का आ जाता है।
और ये तो फिर भी बहुत लकी है, पास तक पहुंच जाते हैं, वरना तो गेट से दर्शन। भगवान का ऐसा बंटवारा कर दिया है कि एक पैर से आम लोग आशीर्वाद लेते हैं, दूसरे से वीआईपी। इनफैक्ट इसी को लेके किसी ने ह्यूमन राइट कमीशन में कंप्लेंट कर दी और जवाब मांगा कि दर्शन के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है। और मैं लिख के देता हूं कि पिछले साल इस साल की तरह अगले साल भी यही होगा, क्योंकि धर्म राजनीति पैसे को मिक्स करोगे तो ऐसी ही खिचड़ी मिलेगी प्रसाद में। ये दर्शन के नाम पे वीआईपी कल्चर सिर्फ यानी हर जगह प्रॉब्लम है। यहाँ तो फिर भी एक लाइन लगी है, बहुत सारे ऐसे मंदिर ऐसे हैं जहाँ वीआईपी रूट तय हो गया है, आपको पहली बार मिल जाएंगे। कह रहे सुनो 1000 रुपए दो, आपको एक अलग रूट से लेके जाएंगे, वहां पे दर्शन कराएंगे और फिर अलग रूट से निकाल देंगे। ये वीडियो देखो। एक और वीडियो देखिए जहाँ पंडित जी सामने से आके कहते हैं गरीबों के, अरे आओ, अगर कुछ दान पात्र पे नहीं चढ़ा रहे हो, अगर अच्छी मिठाई का डब्बा लेके नहीं आ रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है आके दर्शन करने की। और ये गरीब आदमी समझता नहीं है कि जब जब धर्म में धंधा बढ़ता है सबसे ज्यादा नुकसान उसी को होता है, क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास क्या होता है? उसका उम्मीद, उसका खुदा। तुम नहीं सुधरो, तुमसे ये भी छीन लेंगे ये लोग। अच्छा, पिछले एपिसोड में आपको याद हो हमने बताया था कि कैसे सेल्फी लेने के चक्कर में बहुत लोगों की जान जा रही है। कुछ लोग नदियों में बह के मर जा रहे हैं और कुछ भावनाओं में। 7 साल पहले की बात है, 2018 में एक व्यक्ति लापता हो गया। उसकी पत्नी ने पुलिस कंप्लेंट लिखाई, पुलिस ने जोर लगाया पर ढूंढ नहीं पाई। 7 साल लगा के पुलिस उसे नहीं ढूंढ पाई, लेकिन 7 सेकंड में इंस्टाग्राम एल्गोरिथम ने ढूंढ लिया। यूपी के हरदोई से बबलू भाई 7 साल पहले अपनी बीवी और अपने बेटे को छोड़ के गायब हो गए। इनफैक्ट लापता, गायब, मर्डर का आरोप इनके ससुराल वालों पर ही लगा। तो और अब जाके 7 साल बाद जनाब मिले किसी दूसरी लड़की की रील में जिसके साथ रह रहे थे। पुलिस वाले भी वही सोच रहे, साला हमारी वांटेड लिस्ट में नहीं मिला लेकिन इंस्टाग्राम की सजेस्टेड लिस्ट में मिल गया। जलवा है हमारा। अच्छा, कमेंट्स पढ़ ही रहे हैं तो तुम्हें याद है पिछले हफ्ते वो अनुराग ठाकुर की वीडियो वायरल हुई थी जहां पे वो बच्चों को उल्टा सीधा बोल रहे थे। फिर शिवराज सिंह चौहान की वीडियो आई थी वो पुष्पक विमान वाली, और जब हमने बोला था कि भाई धर्म और साइंस को अलग अलग रखना चाहिए, तो पिछले हफ्ते बहुत सारे कॉमेंट्स आए जिसमें लोग बोल रहे थे कि तुमने वो चांद वाला एग्जाम्पल क्यों दिया, जबकि अपन ने एग्जाम्पल चांद वाला भी दिया था, अपने एडम ईव वाला भी दिया था। बहुत सारे लोगों ने टाइम स्टैम्प मार्क करके कहा कि तुम्हें सब, बाकी सब तो ठीक है पर ये तुम्हें लाने की जरूरत नहीं थी, जस्ट टू बैलेंस योर स्टेटमेंट। रसूल बोलते हैं क्रिटिसाइजिंग प्रॉफिट वाज अनकॉल्ड फॉर, जस्ट टू क्रिएट बैलेंस इन क्रिटिसाइजिंग रिलीजन्स, यू डिड नॉट हैव टू पुल हिम इनटू दिस। ब्रो, आई डिड हैव टू, आई विल एक्सप्लेन इन अ मोमेंट। इसके साथ ही सैयद भाई का कमेंट पढ़ लेते हैं जो कहते हैं सम आर्ग्यू नासा's फाइंडिंग्स ऑफ रिलीज सजेस्ट दैट द मून मे हैव एक्सपीरियंस्ड अ ह्यूज क्रैक। सम सजेस्ट में इतने ज्यादा तुमने अपना ही आर्ग्यूमेंट कैंसिल कर दिया। एंड टू अरसलान भाई, आई टेक योर पॉइंट कि उनको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं थी, बट वो बाय मिस्टेक नहीं किया, मैंने जानबूझ के किया था, बाय डिजाइन। मैं चाहता था उसमें कि कोई एक मेरे को इस बात का वो एक्यूजेशन ना करे कि तुम एक ही धर्म को टारगेट कर रहे हो। दे डोंट फोकस ऑन माय वर्ड्स बट रादर ऑन द मैसेज। तभी सिर्फ मैंने हिंदुओं को नहीं बोला था, मैंने मुसलमान को नहीं बोला था, उसमें क्रिश्चियन एनेक्डोट भी था एडम ईव को लेकर। देखो, जो साइंटिफिक टेम्पर होता है, जो रैशनल होता है, वो एक जगह नहीं आता। आप अगर बोलोगे कि नहीं सम ये बोलते हैं, कुछ साइंटिफिक फाइंडिंग्स ये मे भी हुई है, तो जस्टिफिकेशन के लिए तो हिंदू धर्म में भी कहा जाता है कि हनुमान जी एक समय पे सूरज को निगल लिया था। और ठीक है यार, अपनी जगह रिलीजियस मान्यताएं वो सब अच्छी जगह है, पर आपको ये मानना पड़ेगा कि कोई भी जो धर्म होता है ना, वो साइंस से रिलेट नहीं करता। हाँ, आपकी मान्यताएं बहुत रिस्पेक्टेड है, पर आपको अपने धर्म के अगेंस्ट भी कभी कभी क्रिटिसिज्म लेना चाहिए। सबको पता है, लोग बोलते नहीं है कि कई बार जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू होते हैं ना, वो इस बात को एज रैंसम रखते हैं, कह रहे हमारे धर्म को तो बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हो, तुम उनके बारे में कुछ क्यों नहीं कहते, तुम इस्लाम को क्यों क्रिटिसाइज नहीं करते, और आप उस बात को साबित कर रहे हो, यू प्रूविंग दैट पॉइंट। तो अगेन आप उस चीज को बोल सकते हो कि अरे कैसे बोल दिया, हमारे सेंटिमेंट हर्ट हो गए, हम अनसब्सक्राइब करके जा रहे हैं क्योंकि तुमने लॉजिकल बात कर दी। तो भाई मेरा काम है वो बात करना, चाहे आपको अच्छी लगे बुरी लगे। आई वुड लाइक यू टू डिसएग्री एंड स्टिल स्टे विथ मी, बट अगर आप सिर्फ मुझे एक पॉइंट फॉरवर्ड करने के लिए आप मुझे कॉल आउट कर रहे हो तो भाई आई एम सॉरी। मैं इसीलिए सच बोलना ऐसे परहेज नहीं करूंगा क्योंकि नहीं, शायद कुछ लोगों को उस चीज के लिए बुरा लग जाए। बाकी भाई आपका कमेंट, आई रिस्पेक्ट दैट एंड थैंक यू फॉर कमेंटिंग। मनीषा पांडे बोलती है देयर इज न्यूज, देयर इज सेंस एंड देयर इज न्यूसेंस। मैं बोलता हूं देयर इज अ न्यूज एंड देन देयर इज दिस सेगमेंट। अच्छा, अगली न्यूज के पहले ना एक बात समझ लो। होता क्या है कि गांव कस्बे के लेवल पे कोई भी अगर काम होता है तो उसका रसीद, उसका बिल पंचायत को दिया जाता है और पंचायत वाले उस पे साइन करके उसका भुगतान कर देते हैं। अब उसमें थोड़ा मोड़ा यहाँ वहां ऊंच नीच करके ये लोग पैसे बना लेते हैं। लेकिन एक जिला है मध्य प्रदेश का शहडोल, इन्होंने इस सिस्टम को स्कैम बना दिया है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले खबर आई थी 200 लोग लगे थे 4 लीटर पेंट लगाने को।
अब एक बिल वायरल हुआ है जहां पे ग्राम पंचायत ने 2 पेज की फोटो कॉपी कराई है 4,000 रुपए में। हाँ, एक फोटो कॉपी करने के 2,000 रुपए। इतने में पूरा स्टडी मटेरियल आ जाता है। क्या सोने की वर्क लगा रहे हो तुम लोग उसमें? और ऐसा नहीं है कि गलती से ये हो गया हो, रसीद दी गई है जिसपे पहले सचिव जी और बाद में प्रधान जी दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं। पूरा पंचायत ही झोल। फ्रॉड चल रहा है। और ये अगर कम नहीं था तो एक और बिल वायरल होता है जहां पर 2,500 ईंटों का बिल 1.25 लाख रुपए का बना। अब अगर आपको नहीं पता हो तो ईंट गुम्मे आते हैं, इनका अमूमन रेट होता है 5 रुपए 6 रुपए पर पीस। अगर तुम वही रेट लगा लो 2,500 × 5 तो कितना बनता है? 2,500 × 5 कितना होता है? कितना होता है? 2,500 × 5 कैसे कैलकुलेट करोगे? 2,500 × 5 हिस्सा बराबर याद रखते हो। बट स्कैम कहां हुआ? जब इन्होंने 12,500 में एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया, किसी को क्या ही पता चलेगा। अब 12,500 की चीज बिकी 1.25 लाख रुपए में। ट्रम्प से ज्यादा टैरिफ तो शहदोल वाले लगा रहे। ऐसी एक और खबर सुनो राजस्थान के धौलपुर से। यहाँ पर एक आईपीएस अधिकारी अपनी नीली बत्ती गाड़ी में जा रहा था और उनके पास से मिली एक पिस्टल, 2 राइफल और एक रिवॉल्वर। और फिर पुलिस ने पकड़ लिया क्योंकि ये थे नकली, बंदूक नहीं अधिकारी। मजे से नीली बत्ती में जा रहा था, पुलिस बत्ती बनाएगी इसकी। अच्छा, यहाँ फर्जी आईपीएस पकड़ा, यूपी के कानपुर में फर्जी दरोगा पकड़ गया। क्या? मैं तो ये सोच रहा हूँ आजकल कितना ज्यादा चलता है ये फर्जी आईपीएस, फर्जी पुलिस, फर्जी जज, फर्जी कोर्ट, फर्जी एम्बेसी, इतना फर्जी बाड़ा। और नकली आईडी वर्दी बताकर ये कई सालों से लोगों को लूट रहे थे। और तो और ये सब दिखाकर फर्जी आदमी ने असली शादी भी कर ली और जिसको ठगा बाद में वही बना इसका सगा। फर्जी शादी के बाद साला अपने साले के साथ ही मिलकर लोगों को लूट रहा था। अरे बाप रे बाप। अच्छा, कानपुर से ही एक और ऐसी न्यूज आई। गूगल मैप्स की टीम वहां पर सर्वेक्षण के लिए पहुंची। रात को उन्होंने अपने गाड़ी में कैमरा लगाया, नाइट विजन, और वहां पे वो लोग तहकीकात कर रहे थे। गांव वालों को लगा कि चोरों चक्के कुछ खुराफात कर रहे हैं, चोरी चकारी करेंगे, कूट दिया। जायजा लेने आए थे, इन्हीं का जायजा ले लिया। अच्छा, आपने बचपन में वो कहानी सुनी होगी, वो कौवा नहीं होता वो जो वो पानी में से पत्थर डाल डाल के वो पानी निकाल लेता। कितना इंटेलिजेंट काम किया था उसने, है ना। अब समझ में आ रहा है भाई, कौवा उससे ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने स्टडी की और 17 साल रिसर्च लगा के, एक सेकंड, कौवे पे 17 साल की रिसर्च कौन करता है भाई? इन्होंने रिसर्च लगा के पता किया कि कौवा बहुत इंटेलिजेंट और बहुत विंडिक्टिव होता है। अगर आपने इसको अभी आज जाके किसी कौवे को परेशान किया, उसको उड़ा दिया, तो वो 20 साल तक याद रखता है और बाद में 20 साल तक आपसे बदला ले सकता है। हाँ, हिंदुओं की श्राद्ध में ऐसे ही खाना नहीं खिलाते इनको, साइंस है। अगली खबर सुनो कन्नौज से। यहाँ पर 3 बहनों की सबसे बड़ी बेटी की शादी होती है। कुछ साल बाद उसका देहांत हो जाता है, तो उसका पति उसकी छोटी बहन से ब्याह कर लेता है। साली गॉन फ्रॉम आधी टू पूरी घरवाली। अब ये मोबाइल टावर पर चढ़ के पुलिस से गुहार लगा रहा है कि एक तो अब मुझे दूसरी साली से भी शादी करनी है। ये उस कहावत को ज्यादा सीरियसली ले गया, साली आधी घरवाली। अब ये 2 आधी आधी करके एक पूरी बना रहा है। ये क्या बक रहे हो? ब्रो, योर न्यूज आर क्रेजी बट ऑल्सो डिमांड फॉर शुभ समाचार। भाई ने बोला शुभ समाचार करने का तो करने का। अगला सेगमेंट देखो, जब भी हम ग्रेटर गुड की बात करते हैं तो हम लोग बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं के बारे में, बहुत बड़े बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट के बारे में, लोगों के बारे में, सरकार के बारे में बहुत बात करते हैं जो अपने अपने लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं और जिनको सराहना भी होनी चाहिए। पर कई बार ऐसी छोटी छोटी जगह पे छोटे छोटे फाउंडेशंस होते हैं, एनजीओज होते हैं जो अपने लेवल पे अच्छा काम कर रहे होते हैं, पर उनको उतनी सराहना नहीं मिलती जितनी उनको मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक वीडियो हमने बनाई थी छाव फाउंडेशन के साथ, जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स के साथ काम करती है, उनको एम्पावर करती है, उनको मेन स्ट्रीम में लेके आती है। ऐसे ही एक और ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेट गर्ल्स एनजीओ। 2007 में सफीना हुसैन ने उनको स्टार्ट किया था और इस हफ्ते उनको मिला है रेमोन मैग्सेसे अवार्ड। हाँ वही, वो एशिया का नोबेल प्राइज रवीश कुमार को मिला था। एजुकेट गर्ल्स एनजीओ, इनको रेमोन मैग्सेसे इसलिए मिला है क्योंकि ये जो वुमेन है उनकी बेसिक एजुकेशन पे काम करती हैं। कई बार ऐसा होता है, कई सारी महिलाएं जो गांव देहात में खासकर रहती हैं, जल्दी शादी करा दी जाती है, स्कूल से उनको निकाल दिया जाता है, तो अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते। तो ये एनजीओ उन महिलाओं को मदद करता है कि वो अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करें और इसी काम के लिए इस एनजीओ को रेमोन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, विच ऑल्सो इंक्लूड्स अ प्राइज एंड सम कैश मनी। और मुझे लगा कि यार एक ऐसा ही बात है जो हुई है, जो हमारे देश के लिए गौरव की बात है, हमें कवर करनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। ऐसी और सारे एनजीओज हैं जो ऐसा ही सिमिलर काम कर रहे हैं। दोस्तों, करते रहो, सोसाइटी में कुछ अच्छा करते रहो। समटाइम्स सम ऑर्गेनाइजेशन कम एंड वुड सपोर्ट यू फॉर इट। अच्छा ये भगवान क्या जुल्म है। अच्छा, उसके पहले आज हमारे
मीम रिव्यू सेक्शन के लिए 2 नए चेहरे आपके पास आए हैं। रुचि, सचिन, नर्वस हो तुम लोग? नहीं। क्यों? हैं? तुम थोड़ी नर्वस हो? ओके ठीक है, कोई बात नहीं भाई, हमको भी कुछ नहीं पता, तुम्हें भी कुछ नहीं, इनको भी कुछ खास नहीं पता, तुम चिंता मत करो, कोई नर्वस होने की जरूरत नहीं है। 40 लाख अगर 4 करोड़ से निकल जाते तो कितना बचेगा अपने पास? 360 हिस्सा बराबर याद रखते हो। 30 जन हिस्सा कर लेंगे और ये शहर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। मोदी जी कितना हंसते हैं भाई, किसी भी मीटिंग में जाओ तो मोदी ऐसा लगता है पूरे जितने भी जोक है सबसे ज्यादा तो मोदी जी ही क्रैक कर रहे हैं वहां पे। शहबाज शरीफ पीछे से आना ना, शहबाज शरीफ वो है तोतला सिंह, वो पीछे से देख रहा होता ना ऐसे करके, या फिर जॉनी लीवर। 3 भाई तीनों तबाही। अबे अमेरिका से तोतला सेठ अपने 25 लाख इनसे खाएगा। 50 लाख 50 टैरिफ। अबे तू मेरी नकल करता है। जलने की बू आ रही है कहीं से। हम बस पढ़ते रह गए और इसने 2 साल में पोर्स भाई साला 5 साल से घिसा रहा हूँ, आज भी टियागो चलाता हूँ मैं। बिजनेस मॉडल उसने पूरा बिजनेस ही क्रैक कर, इंडस्ट्री क्रैक कर ली उसने भाई। तुम बिजनेस मॉडल की बात कर रहे हो? बात तो सही है भाई, धर्म का धंधा है, मुझे फर्क नहीं, उसको तुम कुछ बोल दो, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। लगता है सब छोड़ छाड़ के बाबा बनना ही पड़ेगा इसको। चला तो उसका बाप रहा है ना, बाप रहा है बाप। क्या बढ़िया था गुरु। कल से दोस्तों मैं भी यही करूंगा। संडे शो में आओ, न्यूज गई तेल लेने, कथा सुना रहा हूं मैं तुम लोग को कल से। So that me through this me talking to me. मेरी पति मीन्स मछली। पसंद है। अच्छा बात करा दो हमारी। कहाँ से हैं? बिहार पटना से। पढ़े लिखे हैं? जी BSc मैथ ऑनर्स। लेकिन अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या ना कीजिए, ये गलत बात है। नहीं, आदमी नहीं खाया अभी तक। जब आदमी नहीं खाए तो हत्या कैसे? अभी तक। बाय द वे, अभी तक। गुरुजी आप ज्यादा मत बोलो वरना अभी तक, समझ रहे हो? एटलीस्ट इज ऑनेस्ट। ये ऑप्शन था। हाउ इट स्टार्टेड। डोनाल्ड ट्रंप की पुतला नहीं जलाया, अर्थी निकाल दी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की। अरे भगवान, 79 साल के ट्रंप चचा। अमेरिका क्या कहता था? अमेरिका कहता बेवकूफ। समवेयर इन इटली, समवेयर इन वॉशिंगटन, समवेयर इन जर्मनी, समवेयर इन न्यू दिल्ली। सारे टॉपिक कवर कर दिए भाई ने। क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। कौन सी कक्षा में? 8वीं में। हमारे देश का नाम? भारत। भारत देश कब आजाद हुआ? 1966 में, 1 नवंबर 1966 में आजाद हुआ था। 1 नवंबर 1966 को। यस सर। आजादी से पहले हमारे देश पर किसका राज था? पंजाब का। हाँ जी, पंजाब का। ये कौन सी हिस्ट्री पढ़ी है? मैंने नहीं पढ़ी। थैनोस joins बीजेपी as the next MLA, says मोदी जी हैं तो मुमकिन है। थैनोस तो मुसलमान था ना, लेकिन तुमने देखा है वो बिहार SIR में थैनोस का आया हुआ है। तेरा नाम थैनोस है या इब्राहिम खान? मुल्ला नोज वाइप आउट हाफ द काफिर्स विद अ स्नैप, देन जॉइंस बीजेपी टू अवॉइड परसिक्यूशन। ऐसे मत बनाया करो यार, ऐसे ना, पता मुझे लगता है कि ऐसे लगानी चाहिए जिससे किसी के धार्मिक सेंटिमेंट हट होने चाहिए। कमेंट सेक्शन में जाओ, सबसे ज्यादा मुसलमानों ने लाइक किया होता है। सेम यार, लग तो रहा हूँ बिल्कुल सेम यार मेरे पास ओला का एक स्कूटर और मिल जाता तो मजा आ जाता, पर दिया नहीं मुझे। द थिंग यू हेट द मोस्ट यू बिकम वन। मैं कुणाल कामरा थोड़ी हूँ यार। दैट हेयरलाइन दो, पीछे चली गई क्या? ओ उसकी, मेरी नहीं। ए सफेद कपड़ा रिश्ता क्या कहलाता है? What are your guys' opinion on Modu Xi and Xi Jinping meeting? She loves me, she loves me not. Comment पढ़ूंगा इसके में। I think there's a better way to handle the Trump tariff, but I'm an ordinary person. For me, all of this is just optics or something. Substantial has happened will depend on EU trade deal, Russia trade talks, and lastly, any positive change in India-China trade and border relation. चाउमीन पगलू कहना क्या चाहते हो? देख रहा हूं पहले वाले ने कितना मतलब एक सेंसिबल सा दिया कि वो ट्रेड टॉक्स एंड बॉर्डर रिलेशन मैप्ड, EU ट्रेड डील। अगला आ गया चाउमीन पगलू। 2 types of people bro in this country who follow politics.
मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स आर बैक इन हुज हाउस। मोदी थिंकिंग छोटी आंख वाला कहा था कुछ दिन पहले, अब क्या करें मजबूरी है, ट्रंप की तो जलाना जरूरी है और फिर मोदी मीडिया भी तो मसाले का इंतजार कर रही है, जाना तो पड़ेगा। द सो कॉल्ड न्यूट्रल पीपल कोलैप्सिंग ब्रिजेस कुछ नहीं बोलेंगे, वोट चोरी नहीं बोलेंगे, E20 पेट्रोल क्रम्बलिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ओवर 1000 स्कूल क्लोज्ड, हाई टैक्सेस बट पुअर ऑल टाइम प्रेस। भाई बहुत थप्पड़ मार लिए, इतना तो अब मुझे दर्द होने लगा गाले में। UPSC नीट नहीं ब्रो, और ऑपोजिशन इज वीक यार, जो है तो है, दैट विल बी मी। डिड इट हर्ट द ट्रूथ? टॉक्स अबाउट 85% रिजर्वेशंस, प्राइवेट रिजर्वेशंस, डीन्यूक्लियराइजेशन एंड एक्सपेक्ट पीपल टू वोट। इसके आगे के आपको मीम्स देखने हैं तो पूरी वीडियो मेंबर्स एक्सक्लूसिव हमने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके मेंबर्स एक्सक्लूसिव फुल मीम रिव्यू देख सकते हैं। इस हफ्ते का संडे शो यही खत्म होता है। जाते जाते एक लाइक करते जाना दोस्तों, पसंद नहीं आया एज यूजुअल आप जानते हैं ये ऑप्शन आपको मिलता है, आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। कुछ आपको पसंद आया हो, कुछ आपके अपने थॉट्स हो जो आप बाकी लोगों के साथ शेयर करना चाहें तो हम उन कमेंट्स को भी अपनी वीडियोस में इंक्लूड करते हैं। बस आपको नीचे उसको, अपने कमेंट को, अपने ओपिनियंस को हमारे साथ शेयर करना है। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने किसी दोस्त चाहने वाले के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, इस चैनल के बारे में उनको बता सकते हो। एंड दैट इज ऑल आई कैन आस्क ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, प्रोबेबली समवेयर इन बिहार। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय, शब बखैर, एंड डोंट फॉरगेट to like, subscribe and share.